तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 जून और हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो डेली इकोनॉमिक अफेयर्स का हमारी क्लास है, उसका हम आज लेक्चर है। 2-3 बिंदु हैं न्यूज़पेपर में आज जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर एक 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ईद का त्यौहार आप सबकी ज़िंदगी में खुशहाली समृद्धि लेके आए और बड़े सा त्यौहार मनाओ आज दोस्तों। इसके बाद में आप सबको पता होगा दोस्तों, आरएस की भर्ती कल आ चुकी है। 1 जुलाई से क्या होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो लगभग जुलाई चलेगा और लगभग अक्टूबर में ऐसी उम्मीद है कि पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, गवर्नमेंट का भी इलेक्शन आने वाले नज़दीक, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि भाई इलेक्शन आने के पहले पहले क्या कराया जाए, एग्ज़ाम कराया जाए किसी प्रकार से। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम है ना अक्टूबर महीने में ही होगा। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, जो पढ़ाई चल रही है उसी को करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रखा है उसी को बस बार बार रिवाइज करें। देखो दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का हो, पढ़ने का कम है, रिवाइज का ज़्यादा है। अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ ली, सपोज करो आपने 1 घंटे का यूट्यूब का वीडियो सुन लिया, मैं गारंटी देके कहता हूँ कि 15 दिन बाद भी आपको उस 1 घंटे के वीडियो में से एक लाइन भी याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको काम की चीज़ लगी, कोई वीडियो सुना, तुरंत नोट्स बनाया, उसको फिर सप्ताह में 15 दिन में रिवाइज किया, तो वो परमानेंट एग्जाम तक के लिए वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। आप उसको एग्जाम में यूज कर सकते हो, लिख सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो इसलिए रिवाइज पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दें। तो ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, बेसिकली आज सबको पता है आज 29 जून है और 29 जून को क्या होता है, आप सबने देख लिया होगा, नेशनल स्टैटिकल डे होता है। नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बेसिकली, अगर आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, वो नाम है पीसी महालनोबिस। ये बहुत बड़े स्टेटियन थे, इंडिया के थे, बेसिकली कोलकाता के थे। भारत में सांख्यिकी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, सांख्यिकी जो एज ए सब्जेक्ट डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, जो आज भी स्टैटिक की पढ़ाई करने वालों के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। और ये आपको इतना भी मालूम होगा कि जो भारत में सेकंड 5 ईयर प्लान बना था, सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तब था, 1956 से 1961। तो ये भी क्या था, जो मालनोबिस साहब ने मॉडल दिया था कोई डेवलपमेंट का, उसी की बेस था। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में याद होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, 1-2 लाइन में याद होना चाहिए भाई नेशनल स्टैटिकल डे है ना, किसकी याद में मनाया जाता है। तो पीसी मालनोबिस के साहब की याद में मनाया जाता है। इस दिन का बर्थडे था बेसिकली 29 जून को। आज़ादी के पहले से ही इन्होंने काफ़ी काम किया, आज़ादी के बाद भी काम किया, और भारत में सांख्यिकी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़े काम करने वालों में इनकी गिनती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिक इन इंडिया कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक। देख सकते हैं आप, प्रशांत चंद्र मालनोबिस। 29 जून 1893 को इनको जन्म हुआ था और 28 जून 1970 को इनकी डेथ हो गई थी। तो बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। देखो 29 जून को मनाया जाता है। स्टैटिकल बेसिकली इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होती है। स्टैटिकल और इकोनॉमिक्स शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टैटिक्स में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो डेटा का कलेक्शन किया जाता है, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और उसको जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट को चाहिए या जिस फॉर्मेट में आवश्यकता है उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा की आवश्यकता होती है। बिना डेटा के कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी डिसीजन, कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए स्टैटिकल सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। पीसी मालनोबिस की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिनको फादर ऑफ स्टैटिकल इन इंडिया कहते हैं। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता, जो आज भी इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है स्टैटिकल फील्ड में। 1930 वर्ल्ड में इसकी स्थापना की थी। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये इन्हीं के मॉडल पर बेस्ड था, मालनोबिस साहब के मॉडल पर बेस्ड था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको पता होगा हेरल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। यहाँ तक बात हमारी खत्म होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। भाई देखो दोस्तों, क्या होता है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, हर साल में 2 बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR कहते हैं इसको शॉर्ट में। काफ़ी फेमस रिपोर्ट है ये, RBI की सबसे पॉपुलर रिपोर्ट होती है, RBI की पॉपुलर रिपोर्ट होती है सबसे। और ईयर में 2 टाइम, 2 बार साल में
ये रिलीज की जाती है लगभग, एक तो अभी जैसे जून में हुई, एक लगभग दिसंबर या जनवरी के एंड में होती है, दिसंबर या जनवरी के आसपास रिलीज होती है, साल में 2 बार रिलीज होती है। और इसमें क्या होता है, जितने भी फाइनेंस सेक्टर में इंडिया में क्या चल रहा है, बैंकिंग में क्या चल रहा है, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी की जाती है, डिटेल स्टडी की जाती है। और मैं इस रिपोर्ट का इंतजार करता हूँ हमेशा। इसमें एक डेटा आता है, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वो होता है कि इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या चल रहा है, उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर रिलीज बाय आरबीआई। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। कितनी बार जारी करता है, साल में 2 बार जारी करता है, बाई एनुअल होती है, बाई एनुअल होती है, साल में 2 बार जारी होती है, जून में और दिसंबर के आसपास एक बार और होती है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ये होता है कि वो एनपीए का। तो इस रिपोर्ट में क्या कहना है कि भारत में जो एनपीए घट के 3.9% रह गया, 3.9% रह गया, जो 10 साल में सबसे कम है, 10 ईयर में सबसे कम है। ये बहुत खुशी की बात है भारत में बैंकिंग सेक्टर के लिए कि वो एनपीए डे बाय डे घट रहा है और 10 साल का सबसे कम रह गया। जो नेट एनपीए है वो 1% रह गया। अब आप लोग एनपीए का समझ नहीं रहे होंगे, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, बैंक, मैंने कई बार बता रखा है, बैंक के 2 ही काम होते हैं, पैसा डिपॉजिट करना और लोन देना। बैंक जो लोन देता है वो उसकी बैंक की संपत्ति है, बैंक मालिक है, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, एसेट भी कह देते हैं। जो लोन देता है ना अमाउंट, उसको बैंक की तरफ से एसेट कहा जाता है। तो समझ करो बैंक में 120 रुपये आया जमा के रूप में, तो कुछ पैसा तो सीआरआर में जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बाद में बता देंगे, अभी टाइम नहीं है। एसएलआर में जाता है। ये पैसा तो आरबीआई के पास में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा करते हैं, समझ लो 20 रुपये। अब बचा 100 रुपये, तो 100 रुपये लोन दे दिया। तो आप जानते हो कि लोन जितना भी देते हैं कभी भी वापस लौट के नहीं आता। कई लोग बैंक का पैसा खा जाते हैं या डूब जाते हैं, माल्या टाइप जैसे भी होते हैं, माल्या नीरज मोदी टाइप के। तो सपोज करो 100 में से 5 रुपये वापस नहीं आए, तो जितने पैसे वापस नहीं लौटते ना, उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए कहते हैं। तो बैंक का ऐसा पैसा जो वापस नहीं लौट रहा, उसको क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। ये तो मैंने देसी भाषा में बता दिया। इसका एक टेक्निकल भी होता है कि अगर कोई आदमी 90 दिन तक बैंक का पैसा नहीं लौटा रहा, हम जानते हैं बैंक लोन देता है, फिर किस्तें चुकानी पड़ती है, ईएमआई। तो सपोज करो पहली किस्त नहीं चुकाई, दूसरी भी नहीं चुकाई, तीसरी भी नहीं चुकाई, तो 90 दिन हो गए। तो 90 दिन बाद बैंक उसको क्या कर देता है, लोन को एनपीए घोषित कर देता है। अब बताओ, एनपीए होना अच्छी बात है बुरी बात है? तो बुरी, बैंक के लिए बहुत बुरी बात है। अगर सपोज करो 100 में से 5 की जगह 10 रुपये वापस नहीं आए, तो बैंक का इतना पैसा डूब गया ना। अब इसको डिपॉजिट को तो 120 रुपये देना है, कहाँ से देगा? तो ऐसा अगर एनपीए बढ़ता रहा बैंकिंग सेक्टर का, धीरे धीरे बैंक क्या हो जाएंगे, बैंक कोलैप्स हो जाएंगे, बैंक फेल कर जाएंगे, बैंक चल नहीं सकते, सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए एनपीए कम से कम होना चाहिए। लेकिन बीच में भारत की जो बैंकिंग इंडस्ट्री में 2014 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एनपीए बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा, 2015 में 16 में इसको। फिर बाद में आरबीआई ने कई सारे कंट्रोलिंग वो डिसीजन लिए, AQR वगैरह लिए। वो एनपीए का टॉपिक हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, 2 घंटे का लेक्चर होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटी समझेंगे कि ना 2017-18 के बाद से हम भारत में बैंकिंग सेक्टर में एनपीए धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये रिपोर्ट यही कहती है कि जितने भी सरकारी बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक चाहे प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो, उनका एनपीए घट के कितना रह गया, 3.9% रह गया। मतलब 100 में से 4 रुपये के आसपास क्या हो रहा है, एनपीए हो रहा है। पहले ये 8-10% भी था, एक जमाने में ये 10% के भी ऊपर चल गया था। तो ये बहुत बुरी कंडीशन थी बैंकिंग सेक्टर की। लेकिन अब ये कम हो गया, इसलिए आपने देखा होगा बैंक काफ़ी प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा तो देखना भी, बैंक की जो जितने भी बैंक हैं, सरकारी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका काफ़ी पैसा बन रहा है। क्यों? क्योंकि एनपीए कम हो रहा है। तो जो एनपीए कम हो रहा है, एक तरह से क्या होगा, बैंक के खाते में बैंक प्रॉफिट में जुड़ेगा। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई थी दोस्तों। ये थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एक न्यूज़ थी, मामूली सी न्यूज़ है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कोई ऐसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं पढ़े। जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता है, बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले एक बार जब हमने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ी थी, कि एक संस्था होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनजीओ टाइप है, बेसिकली स्विट्जरलैंड बेस्ड है, स्विट्जरलैंड की सिटी है दावोस में इसकी मीटिंग होती है हर साल, काफ़ी फेमस है। तो ये कई साल में कई सारी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसने जारी की थी। तो ऐसे ही ये एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है। क्या करता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है। बेसिकली ये इंडेक्स ये बताता है, देखो आप सबको पता है
इंडिया में या चाहे दुनिया के कहीं भी हो, एनर्जी के लिए कोल का इस्तेमाल करते थे, कोयले से बिजली बनती थी। पुराने जमाने के जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो सब क्या कोयला बेस्ड है, अपने चाहे वो कोटा में हो, चाहे सूरतगढ़ में हो, चाहे छपड़ा में हो, चाहे कहीं भी हो। लेकिन कोल से जलाने से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है जिससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। जो नवीनीकरण ऊर्जा है जैसे कि सोलर एनर्जी, राजस्थान में देखो सोलर एनर्जी को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, विंड एनर्जी, इसको कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए इनको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बस ये इंडेक्स यही नापता है कि ये कौन से गवर्नमेंट एनर्जी को कितना ट्रांजिशन का प्रयास कर रही है। आप कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो, कोई पैसा लगा रहे हो क्या, ये इंडेक्स इसी को मेजर करता है। तो इस इंडेक्स के अनुसार पहले नंबर पर स्वीडन, मतलब स्वीडन सबसे अच्छा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया की रैंक इसमें 67 है, 67 इंडिया की रैंक है। तो इसको अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना दोस्तों, केवल इतना याद रखना है कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके ऐसा एक रिपोर्ट जारी करता है और जिसमें इंडिया की रैंक 67 थी। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। तो हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े। तो दोस्तों कल है ना एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कल क्या हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे। उसमें से हम एक दो के बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में नहीं करेंगे। कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसमें एक डिसाइड ये हुआ था कि जो गन्ना है ना, गन्ना, इसका एक FRP होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। शुगर केन की एक FRP होती है, उसको बढ़ा के 305 से बढ़ा के 315 कर दिया। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो मैंने पहले आपको एक बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ाया था, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से उसका जो उत्पादन होता है उसको खरीदने के बाध्य होती है। ये तो सब समझते हैं। ये 22+1 क्रॉप के लिए होती है, ये भी मैंने बताया था। तो ये +1 क्यों होता है, तो बेसिकली ये +1 क्या होता है, शुगर केन होता है, गन्ना। गन्ने का कंसेप्ट अलग होता है। गन्ने में सरकार क्या करती है, MSP घोषित नहीं करती। इसकी जगह एक शब्द होता है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। हम क्या समझे, हमें समझे गवर्नमेंट किसानों से उसका माल खरीदती है MSP पर, 22+1 क्रॉप के लिए घोषित करती है। लेकिन ये +1 अलग से क्यों लिख रहे हैं, 23 क्यों नहीं लिखा इसको, इस तरह लिखा कि दोस्तों जो शुगर केन के लिए अनाउंस करती है ना गवर्नमेंट, उसको MSP नहीं कहते, उसको कहते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। इसको हर साल घोषित करती है। पिछले साल ये था 305 रुपये पर क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल गन्ना आपके पास है तो वो 305 रुपये में खरीदा जाएगा। इसको 10 रुपये बढ़ाया, बहुत बड़ी अमाउंट बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। हालांकि ये बहुत छोटी अमाउंट है, थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 315 रुपये पर क्विंटल कर दिया। तो यही आपको ध्यान रखना है कि भाई गन्ने पर क्या करते हैं, MSP की जगह FRP घोषित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो बात को समझो। ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सपोज करो गवर्नमेंट ने क्या किया, MSP घोषित करी गेहूं के लिए 2200 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। अब किसान ने गेहूं पैदा किया, ठीक है। अब गेहूं को क्या करेगा, FCI या मतलब गवर्नमेंट को MSP पर सेल कर देगा। लेकिन गन्ने में ऐसा नहीं होता। गन्ने में क्या होता है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये किसान है, शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने इस पे MSP की जगह FRP घोषित करती है। FRP वो प्राइस होती है जिस पर ये जो शुगर केन वाला गन्ना किसान है ना, ये किसको बेचेगा, ये शुगर मिल को बेचेगा। मतलब समझ रहे हो अंतर आपको, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो गेहूं चावल वगैरह गवर्नमेंट खुद खरीदती है, लेकिन शुगर केन में कंसेप्ट है, शुगर केन में गवर्नमेंट बिल्कुल भी परचेज नहीं करती। जो मैंने बताया FRP 315 रुपये क्विंटल, ये किसान किसको जाके बेचेगा, इस प्राइस पर शुगर मिल को बेचेगा। गन्ना की जो मिलें होती है जो शक्कर शुगर वगैरह बनाती है, इसको जाके बेचेगा। ये शुगर मिल जो प्राइवेट भी होती है, सरकारी भी होती है, कई जगह प्राइवेट ही है ज़्यादातर, तो कुछ कोऑपरेटिव में। इसके लिए कंपलसरी है दोस्तों कि ये 315 पर क्विंटल पे ही खरीदे। गवर्नमेंट ने जो FRP अनाउंस करी है उस पर ये शुगर मिल इस किसान से खरीदेगी। गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट कहीं से कहीं तक है ना, एक गन्ने का खेत भी या एक भी गन्ना नहीं खरीदेगी, सारा गन्ना शुगर मिल द्वारा खरीदा जाएगा। इसलिए चूंकि कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, सेपरेट है, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया FRP। MSP नहीं दिया, क्योंकि MSP पे तो गवर्नमेंट खरीदती है, तो यहाँ तो गवर्नमेंट खरीद नहीं रही,
यहाँ तो खरीदी शुगर मिल, तो इसलिए इसको कहते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइसेस, जो कितना बढ़ा के कर दिया 315 रुपये पर क्विंटल। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे गन्ने का पूरा गेम। बाकी प्रोसेस गन्ने की वही होती है जो बाकी MSP को होती है, CC जो CACP होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, ये गणना करता है कि भाई गन्ने की लागत में कितना किसानों को क्या कितना खर्चा आ रहा है, उस पर भी कुछ परसेंटेज जोड़ के FRP की घोषणा करता है कि इतनी FRP या इतना MSP होना चाहिए। बाद में ये फाइल कहाँ जाएगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में जाएगी, जो फाइनल मंजूरी देगी। जैसा कि कल दिया, कल इन्होंने कैबिनेट कमेटी जो थी CCA की मीटिंग थी, इसमें ये जो गन्ना का FRP था उसको बढ़ा के 315 करने की रिकमेंडेशन की थी CCA, इसने CACP ने, जिसको गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये MSP का तो मुद्दा अलग है, हम पढ़ चुके हैं पहले, कभी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे दोस्तों कल क्या किया, एक और अनाउंसमेंट किया गया कि जो एग्रीकल्चर फार्मर है ना, एग्रीकल्चर फार्मर है, उनको लिए 3.70 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। हालांकि इस पैकेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जबरदस्ती गवर्नमेंट अपना दिखावा करने के लिए पुरानी चीज़ों को पैकेज नई थैली में पैक करके उसको अलग से दिखाने का प्रयास करती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो 3.70 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है गवर्नमेंट किसानों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं इसको, अभी आप सबको पता है कि भारत सरकार यूरिया पे सब्सिडी देती है, यूरिया पे सब्सिडी देती है। यूरिया लगभग 1200-1500 रुपये जो कट्टा आता है ना 45 किलो का, वो पड़ता है, और किसान को लगभग 245-250 रुपये पर कट्टा जो 45 kg का होता है इसमें बेचा जाता है। तो लगभग जो 1900 रुपये का डिफरेंस होता है ये गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को देती है जो यूरिया बना रही है। तो ये जो इन्होंने यही कहा, जो यूरिया सब्सिडी चल रही है ना एग्जिस्टिंग, इसको अगले 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ाने में 3 साल में लगभग कितना खर्चा आएगा, 3.68 लाख करोड़ रुपए खर्चा आएगा, ये इन्होंने कहा। देख सकते हैं फार्मर के लिए 3.70 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया। जो एग्जिस्टिंग यूरिया सब्सिडी स्कीम है इसको 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इस पर कितना खर्चा होगा, 3.68 लाख करोड़ खर्च होगा। तो अब बताओ मुझे, सरकार ने घोषित किया 3.70 लाख करोड़ का, 3.68 तो यूरिया सब्सिडी में चल गया, तो बचा क्या 2000 करोड़ रुपए बचे। तो ये कोई पैकेज है क्या? वैसे भी यूरिया सब्सिडी तो गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से दे रही है, हर साल दे रही है। ये अनाउंसमेंट नहीं करती तब भी देना पड़ता, हर साल दे रही है, हर साल देती आएगी। तो इसलिए ये कोई अलग से कोई पैकेज नहीं है, मेरी ओपिनियन में तो जबरदस्ती डेटा को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो जो यूरिया सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। दूसरा एक PM प्रणाम करके स्कीम थी, PM प्रणाम एक स्कीम लॉन्च कर दी, इसको परमिशन दे दी। देखो बजट 2023-24 बजट 2023-24 निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ पर प्रेजेंट किया था, 1 फरवरी 2023 को पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया था। इसमें इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि एक स्कीम लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा PM प्रणाम स्कीम। ठीक है, यहाँ तक बात। इसकी स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो आप लोगों को पता होगा कि भारत में अभी वर्तमान टाइम में केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत यूज हो रहा है, ये तो मानते हो। तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाहती है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है ना उसको कंट्रोल करना चाहती है, कम करना चाहती है। कई सारी और भी स्कीम हो गई, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट चाहती है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम से कम हो, ठीक है। तो इसके लिए ये PM प्रणाम स्कीम करके लेके आई है। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो केंद्र सरकार के लिमिटेड संसाधन होते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी थी, जो स्टेट पे लोकल लेवल पे काम करता है एग्रीकल्चर में, वो कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार से इस काम में इंटरेस्ट ले। तो इन्होंने यही कहा कि सपोज करो अभी वर्तमान टाइम में 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है यूरिया पर, ठीक है। अगर किसी प्रकार से यूरिया का इस्तेमाल कम हो जाए तो सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। सपोज करो अगर मान लो यूरिया का इस्तेमाल कम कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, इसको घटा के 5,000 करोड़ रुपए कर दिया, तो कितना सब्सिडी बचेगा? सब्सिडी बचेगी 5,000 करोड़ रुपए। तो कि हम इसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप कि अगर स्टेट गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम कराएगी तो सब्सिडी की राशि बचेगी, उस सब्सिडी की राशि से का 50% किसको दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को मजा आएगा नहीं आएगा? तो अब स्टेट गवर्नमेंट लगेगा यार कि अगर मैं सब्सिडी या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम कराऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे बेनिफिट होगा। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो ये PM प्रणाम स्कीम का उद्देश्य यही है बेसिकली
किसी प्रकार से स्टेट्स को प्रमोट करके इसके को इंसेंटिव देके जो उस राज्य में क्या हो रहा है, जो किसानों द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है उसको कम करना, कंट्रोल करना है। तो आप देख सकते हैं पीएम प्रणाम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। मतलब एक तरह से मदर अर्थ को बचाना है। तो कैसे बचाना है? केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करके। इसके लिए स्टेट्स को क्या करो, इंसेंटिव दो। तो अगर स्टेट को कोई इंसेंटिव नहीं होगा तो उसको क्या इंटरेस्ट रहेगा कि वो किसानों को प्रमोट करे कि भाई तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करो या कोई और तरह से खेती करो। लेकिन अब इन्होंने क्या दिया, इंसेंटिव दिया कि भाई सब्सिडी का पैसा बचेगा उसका 50% तुम ले लेना। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को मजा आ जाएगा कि मुझे पैसा मिलेगा। बजट 2023-24 में अनाउंसमेंट किया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को रिड्यूस करना था। यूरिया, डीएपी ऐसे जो फर्टिलाइजर है ना उनको उपयोग थोड़ा कम करना था। स्टेट क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज रिड्यूस करेंगे, बदले में जो सब्सिडी के पैसे बचेगा उसका फिर 50% स्टेट को दिया जाएगा। तो स्टेट को मजा आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एक नया कंसेप्ट कर दिया है, वो है शुगर सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया, देखो यूरिया का आप लोगों को पता है उपयोग, ये बेसिकली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है जमीन को, भूमि को, लैंड को। ठीक है यहाँ तक। तो इसके पहले सबसे पहले तो इसमें एक कंसेप्ट लेके आए थे नीम कोटेड एरिया का। आप लोगों ने नाम सुना होगा कई लोगों ने। तो नीम कोटेड यूरिया, यूरिया के ऊपर क्या कर दिया, जो नीम का वो होता है निमोली वगैरह उसका लेप कर दिया जाता था। तो इससे क्या होगा, इससे इसका डाइवर्जन, जो इसका यूरिया का इस्तेमाल का एक कई संकट है। देखो यूरिया केवल खेती में इस्तेमाल नहीं होता, यूरिया इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो जो यूरिया सस्ता दाम पर किसान के लिए था, वो इंडस्ट्री कहीं से ब्लैक में खरीद के और अपने इंडस्ट्री में यूज कर लिया करती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नीम कोटेड यूरिया लेके आओ। नीम कोटेड यूरिया से क्या होगा, अब इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा, केवल केवल खेती में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। फिर एक कंसेप्ट आया नैनो यूरिया का। आप लोगों को पता होगा गुड़गांव में एक संस्था है इफ्को, ये बेसिकली फार्मर की कोऑपरेटिव संस्था है इफ्को। इन्होंने नैनो यूरिया लेके आए। नैनो यूरिया का कंसेप्ट रहता है बेसिकली जैसे कि अभी जो यूरिया कट्टा होता है वर्तमान में टाइम में 45 kg 45 किलो का होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको भारी पड़ता है छिड़कना वगैरह। तो इसलिए क्या किया, नैनो यूरिया का कंसेप्ट लेके आए। 500 ml की बोतल नैनो यूरिया की 500 ml आधा किलो की लगभग की बोतल 45 किलो के यूरिया के कट्टे के बराबर काम कर देती है। और साथ में इसका क्या होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि नैनो यूरिया क्या होता है, लिक्विड होता है, जल्दी जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जल्दी काम करता है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए फिर सरकार ने क्या किया, नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई यूरिया के साथ साथ भारत की जो जमीन है ना उसमें सल्फर की कमी है, जो भारत की सोइल है उसमें सल्फर की कमी है। और सल्फर भी क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए आवश्यक है। तो इसलिए अब नया कंसेप्ट कल जो अनाउंसमेंट किया गया है कि अब जल्दी क्या करेंगे, एक सल्फर कोटेड यूरिया देश में बेचा जाएगा, देश में लागू किया जाएगा। सल्फर कोटेड यूरिया, ऐसा यूरिया जिस पर ऊपर सल्फर का लेप किया जाएगा, और इसको ब्रांड नेम रहेगा यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड नाम से इसको बेचा जाएगा। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूरिया गोल्ड क्या है, तो कोई सोना नहीं लग रहा। यूरिया गोल्ड का सीधा सा मतलब है कि ऐसा यूरिया खाद जिस पर सल्फर ऊपर से लेप हो रखा है, सल्फर कोटेड हो रखा है, उसको यूरिया गोल्ड कहते हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने कल ये अनाउंस किया कि सल्फर कोटेड यूरिया विद द नेम ऑफ यूरिया गोल्ड, किस नाम से बिकेगा, यूरिया गोल्ड नाम से बिकेगा, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यूरिया गोल्ड पूछा जा सकता है, यूरिया गोल्ड क्या है, तो कुछ भी नहीं है, सल्फर कोटेड यूरिया है। तो दोस्तों आज 29 जून का हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इतना नोट्स बना रहा हूँ, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग इसका लाभ ले सके। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें, तभी ये चैनल कंटिन्यू रख पाएंगे। नहीं तो मेरे पास वैसे टाइम की शॉर्टेज रहती है, इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। अगर आप इसको प्रमोट करोगे और अच्छा इसको रिस्पॉन्स आता है, तभी ये सीरीज और ये चैनल मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।